हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारा रैपिड फायर राउंड। अब इस रैपिड फायर राउंड में हम डिस्कस करेंगे जे मेंस और जे एडवांस के बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन द टॉपिक्स जो कि अभी तक हमने पढ़ा है। जैसे कि हमने पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बेसिक्स के बारे में और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस। तो ये सब टॉपिक हमने पढ़ा है। तो इसके बेस्ड हम क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको पेन पेपर लेके बैठना है और जैसे ही क्वेश्चन आए पहले उसको पॉज करके ट्राई करना है। आप लोग यही काम तो नहीं करते, जो सबसे मेन बात है। क्वेश्चन देखते हो आप, लेट के देखते रहते हो, सॉल्यूशन देखते रहते हो, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कंपटीशन क्लियर नहीं होगा। हो सके तो आप टाइमर भी लगा दो कि हाँ इतने टाइम के अंदर मुझको उसको सॉल्व करना है, तभी जो है वहाँ का फील आएगा एग्जामिनेशन हॉल का। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये बात आपको परफेक्टली ध्यान रखना है और उसको पहले पॉज करके ट्राई करना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स हम जो करने वाले हैं हमने देख लिया है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो टॉपिक्स का थोड़ा रिवीजन करा दूंगा, जो भी हमने किया है फॉर्मूलास का थोड़ा बहुत रिवीजन 2 मिनट के अंदर। उसके बाद अपना क्वेश्चंस लेना हम शुरू करेंगे। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो कि आज के टॉपिक्स में, आज के क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा करंट का, जो कि होता है I = dq/dt। अगर करंट वेरिएबल हो तो I = dq/dt यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q = इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं लिमिट्स पुट करके, इंटीग्रेशन करके। ओके, तो ये करंट का बेसिक फॉर्मूला होता है। करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, ये करंट का फॉर्मूला है। दूसरी बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये पहला फॉर्मूला होता है E/m इंटू टाउ एवरेज। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E जो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो Vd जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये सब हमने डिस्कस किया। आज सिर्फ फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ आपको। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ml/ne² टाउ a। ओके, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। इसमें जो m है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, l जो होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जैसे ये हमारा कंडक्टर है तो उसका जो लेंथ l है, ये लेंथ l है। सपोज करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो ये लेंथ l हो जाएगा, और करंट के परपेंडिकुलर एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। n जो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। टाउ जो था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसको हमने एवरेज माना है टाउ। ई जो होता है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ओके, तो ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो इसी के ऊपर से हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R = ρl/a होता है, तो हो जाएगा m/ne² टाउ। इसमें ये सब टर्म को हमने और जो है रेजिस्टिविटी बोला था, तो इसमें से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है R = हो जाता है ρl/a। रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला होता है। ये सब फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, घुमा फिरा के। और इसका उल्टा कर दे तो हो जाता है कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला होता है ne² टाउ/m। वैसे ही कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, उसी हिसाब से और भी फॉर्मूला हमारे पास है। ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ये सब हम घुमा फिरा के यूज़ करेंगे। और हमने V = IR पढ़ा है, V = IR। ये जो होता है ओम्स लॉ होता है, V = IR। ओम्स लॉ का हमने वेक्टर फॉर्म भी देखा था कि V का हो जाएगा E, I का हो जाएगा रो, I का हो जाएगा J, R का हो जाएगा रेजिस्टिविटी, तो E = J-ρ। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, E = J-ρ। या तो ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने J = σe। ये दो फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म होते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर है, J जो है वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, यहाँ पे ये J वेक्टर है। तो यहाँ पर ये होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज़ करेंगे। जैसे रेजिस्टिविटी J ये सब पूछा होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये सब बेसिक से फॉर्मूला है। और आगे हमने क्या पढ़ा है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला फॉर्मूला। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = होता है R0 और हो जाएगा 1 + α/dt। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, R0 इज द इनिशियल रेजिस्टेंस, जिसको हम कोई रेफरेंस लेते हैं। जैसे कि रेफरेंस टेम्परेचर हमारे होते हैं
0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम रूम टेम्परेचर लेते हैं, ये हमारे रेफरेंस टेम्परेचर होते हैं। अगर इनिशियल टेम्परेचर ना दिया हो तो अल्फ़ा होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, और ये टी होता है चेंज इन द टाइम। ओके, अच्छा, इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है ये होता है, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन बेसिक्स यहाँ से ही आया हुआ है। इसके ऊपर से हमने माना था कि ये जो फॉर्मूला है हमारा वैलिड, ये सिर्फ ये स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए ही वैलिड है, स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए वैलिड है। इसके अंदर हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और जो है एलॉयस के केस डिस्कस किए थे, सुपर कंडक्टर के केस डिस्कस किए थे। तो यही सब फॉर्मूला आज के लेक्चर के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। ये सब सारे फॉर्मूलेस की क्विक रिवीजन थे, तो इसको आप नोट कर लो। अगर आपको नहीं याद हो तो क्या इसको देख के क्या पता याद आ गया हो। ओके, तो इसको रफ करके अब हम करते हैं अपना क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले इसको पॉज करके ट्राई कर लो, आंसर आ जाए तभी इसको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो 3, 2, 1 पॉज करके ट्राई कर लो। तो मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ करंट, मतलब हमको करंट की वैल्यू दी है यहाँ पर 1.5 एम्पियर। ओके, इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन हमको दिया है 5 मिलीमीटर स्क्वायर, तो एरिया हमको दे दिया है 5 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको 5 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं। ओके, इस v, ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। ओके, इफ़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9, मतलब n की वैल्यू दी है हमको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁻28, क्या लिखा है, पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, द v इन मिलीमीटर पर सेकेंड, हमको v की वैल्यू फाइंड करनी है किसके अंदर, मिलीमीटर पर सेकेंड के अंदर हमको v की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो I दिया है, A दिया है, N दिया है, तो VD की फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमको पता है I = होता है VD ENA, ये फॉर्मूला हमको पता है। इसके ऊपर से VD का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा I/ENA। सर वैल्यूज़ हमको डायरेक्टली दी हैं, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, JEE मेन 2019 में आया था। तो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, सॉल्व करने का तरीका भी देख लो। E जो होता है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁹। N जो होता है क्या है 9 × 10⁻28, 9 × 10⁻28 इंटू, और जो होता है हमको क्या दिया है A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया है 5 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 5 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। सबको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। हमको याद रखना कि हमको जो आंसर निकालना है ना, आंसर हमको निकालना है मिलीमीटर स्क्वायर में, वो बात आप ध्यान रखना है, ठीक है, मिलीमीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर ये पहले पावर्स वाले टर्म देख लो। 19 + 6 हो जाएगा 25, 25 - 28 हो जाएगा 3, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻³ और बच क्या रहा है इसके अंदर 1.5/1.6 इंटू हो जाएगा 9 और इंटू हो जाएगा 5। तो देखो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लेना सीखो। ऑप्शन में देखो बहुत नज़दीकी ऑप्शंस दिए हैं, तो डायरेक्टली हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। वैसे डायरेक्टली कैंसिल तो नहीं होता, पर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 और 1.6 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच रहा है 1/45, यहाँ पे क्या बच रहा है 1/45 इंटू आ रहा है 10⁻⁻3। तो इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर कितना आता है देख लो। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1045, 0 हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 0.02। ओके, तो 0.02 आ रहा है। अगर 1 को 45 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ रहा है 0.02 इंटू 10⁻3। अब आंसर हमको मिलीमीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो ये 10⁻³ हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड।
तो ये हमारा आंसर जो कि तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, यहाँ पर मिलीमीटर पर सेकेंड में सॉल्व करना था। और यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करने नहीं बैठना होता है, 1.5 को नीचे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। यहाँ पर लास्ट स्टेप तक ले जाओ उसको और अप्रॉक्सीमेशन लेके कैंसिल करके डायरेक्टली आंसर निकालना सीखो। ये है शॉर्टकट इसका तरीका सॉल्व करने का। ये सब ही नहीं लिखने का आपको एग्जाम में, ये तो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो, देखो कौन से टर्म्स दिए हैं और उसके ऊपर से उसको सॉल्यूशन करना शुरू करो। तो इसको रफ करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, जो वैल्यू दी है उसी के टर्म में हमको फॉर्मूलाज को कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हमको V दिया है 5 वोल्ट, ठीक, इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर ऑफ लेंथ, हमको लेंथ दिया है वायर का 0.1 मीटर। ड्रिफ्ट स्पीड, हमको स्पीड दिया है, कितना दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये सब भी ध्यान रखने का। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको दिया है, n की वैल्यू दी है हमको, जो कि है 8 × 10⁻28। और पूछा क्या हमको, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इज क्लोज टू, मतलब हमको नियरली आंसर निकालना है अप्रॉक्सीमेट लेकर। तो यहाँ पर ये सब वैल्यू दी है, तो ये सब वैल्यू हमको चाहिए कि रेजिस्टिविटी, मतलब समझो ये फॉर्मूला में ये सब देने का मतलब क्या है कि आप फाइंड करो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला इन सब के टर्म में। तो इन सब के टर्म में किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले बात यहाँ पर V दिया है और यहाँ पर कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टर्म बन रहा है, तो यहाँ पर V = IR लिख सकता हूँ मैं, V = IR। ओके, V = IR लिख सकता हूँ। तो V की वैल्यू हमको दी है, तो I की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, I की जगह पर लिख सकता हूँ मैं VDENA लिख सकता हूँ। ओके, VDENA लिख दिया। और R की वैल्यू तो दी नहीं है, तो उसकी जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, ρL/A, ठीक है। और बाकी सब तो हमको दिया है शायद, तो V = IR फॉर्मूला हमने यूज़ किया। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और बाकी सब टर्म दिया है हमको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारे पास, V है हमारे पास, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, N भी है और L भी है। ओके, तो सारे टर्म्स के मतलब जो टर्म्स इसके अंदर दिए हैं वो टर्म के अंदर हमने फॉर्मूला कन्वर्ट कर लिया। अब ये फॉर्मूला किसी भी फॉर्मूला से कन्वर्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी से कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो V अपॉन, तो हमको ढूंढना क्या है, रजिस्टिविटी, तो हो जाएगा V/VD EN और L इक्वल टू हो जाएगा रजिस्टिविटी। तब यहाँ पर इसको वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं इसको कि इसी फॉर्मूला से कन्वर्ट करना है, आप जो भी फॉर्मूला जानते हो आपको सिर्फ इसी टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे कि दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लूँ, हमको पता है कि E = होता है ρJ, E = होता है ρJ। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी का टर्म डायरेक्टली आ रहा है। अब हमको यहाँ पर देखो V चाहिए, हमको V भी चाहिए, L चाहिए और N चाहिए, तो उसको किस तरह से लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं V/L लिख सकता हूँ, V/L। रो तो है ही, उसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उसको हमको फाइंड करना है। और J क्या होता है, करंट डेंसिटी, इसको हम लिखेंगे I/A। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो V है, L है, I है, A है। तो यहाँ पर I की वैल्यू दी नहीं है, तो I की जगह पर VDENA लिख देंगे हम। तो V/L इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू VDENA/A। तो A से A कैंसल, फिर से देखो हमारा सेम फॉर्मूला आ जाएगा। अगर रो की फॉर्मूला लिखूं तो सेम आ जाएगा V/VDENL, फिर से वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से जाओ, आपका अल्टीमेट टास्क क्या है कि आपको वो फॉर्मूला लाना है। ओके, अब तो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। अब वैल्यूज़ भी आपको ऐसे नहीं स्टार्टिंग में पूरा सॉल्व कर देना है, पहले आप सारे वैल्यूज़ पुट कर लो, उसके बाद इसको सॉल्व करना। यहाँ पे हो जाएगा 5 और नीचे क्या हो जाएगा VD कितना दिया है, 2.5 × 10⁻⁴। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹। N क्या दिया है हमको, 8 × 10⁻28। और हमको क्या दिया है यहाँ पर, L क्या दिया है हमको 0.1, L दिया हमको 0.1। तो पहले पावर सॉल्व कर लो, पावर्स क्या क्या हैं देखो यहाँ पर 10⁻⁴, 10⁻⁵,
-5 हो जाएगा, और -19 -24, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 10⁻⁴। देखो 4 और 5 हो जाएगा, 5 और -19 -24, -24 + 28 नीचे हो जाएगा 4, ऊपर आया तो हो जाएगा -4। और यहाँ वैल्यूज़ क्या क्या बचे हैं, यहाँ पर 5 बचा है, 2.5 बचा है, 1.6 बचा है और 8 बचा है। ओके, इतने वैल्यूज बचे हैं। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा 0.5, तो 1/2 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 2/1.6 × 8। मैं 0.5 को 1/2 लिख दिया है, यहाँ पर हो जाएगा 2.4, तो इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यूज, इसका वैल्यू आंसर कितना आएगा, देखो इसका 1.6 × 4, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा बोलो, 1.6 × 4, मतलब इसका सॉल्यूशन आएगा कुछ नीचे कुछ 6.4 बन रहा है, तो 1/6.4 कुछ समझ लो 0.16 ऐसा कुछ आंसर आएगा, है ना। अब ये कैसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ, बिकॉज देखो चारों ऑप्शन में आप देखोगे यहाँ पर चारों ऑप्शन में 1.6 का टर्म दिया है, तो 1.6.4 कुछ 0.16 जैसा आएगा, और यहाँ पर दिया है 10⁻⁴, तो यहाँ पर अगर 1.6 लिखूंगा तो हो जाएगा 10⁻⁵। तो इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन लेके आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो उसको। तो उसका आंसर आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁵ ओम मीटर। ओम मीटर की है रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, हमको जो जो वेरिएबल दिए थे उसके टर्म में इसको कन्वर्ट करना था। तो होप करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो पहले इसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। ओके, हम थर्ड क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ कंडक्टर इफ अ नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, हमको n की वैल्यू दी है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी है हमको 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। एंड मीन फ्री टाइम, देखो यहाँ पर मीन फ्री टाइम मतलब क्या होता है, टाउ जो होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, उसका दूसरा नाम होता है मीन फ्री टाइम। यहाँ पर टाउ की वैल्यू दी है, टाउ की वैल्यू क्या दी है हमको 25 फेम्टोसेकेंड। अच्छा, फेम्टोसेकेंड मतलब क्या होता है, फेम्टो मतलब होता है 10⁻⁻15, फेम्टो मतलब होता है 10⁻⁻15 सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 × 10⁻⁻15 सेकेंड। और क्या दिया है हमको, अच्छा दो ही वैल्यू दी है। इट्स अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टिविटी इज, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी हमको दिया है 9.1 × 10⁻31। और हमको क्या बोला है कि अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टिविटी हमको फाइंड करना है, अप्रॉक्सीमेट ही हमको फाइंड करना है। तो फिर से वही करेंगे, देखो n टाउ और एम के टर्म में हमको रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। तो यहाँ पर कोई एक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, जैसे कि हमको फॉर्मूला पता है E = ρj पता है हमको, E = ρj। तो यहाँ पर देखो हमको टाउ के टर्म में, n के टर्म में, ये सब के टर्म में हमको फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अच्छा ये फॉर्मूला टाउ n, ओके, तो E = हो जाएगा V/L, या तो E को ऐसे ही रहने देता हूँ एज इट इज। यहाँ पे देखो I = होता है VDENA, I = होता है VDENA। या तो हमको एक और फॉर्मूला पता है, रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको क्या पता है कि m/ne² टाउ, एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता है रेजिस्टिविटी का। तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। m क्या दिया है हमको 9.1 × 10⁻31, n हमको दिया है 8.5 × 10⁻28, कैलकुलेटिव सम है। और E क्या होता है 1.6 × 10⁻19, तो 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा 10⁻38। यहाँ पर E² है ना, तो
तो 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा और 19 का स्क्वायर हो जाएगा 38। और टाउ की वैल्यू क्या दी है हमको, टाउ की वैल्यू दी है 225 इंटू 10⁻⁻15। इसको आपको सॉल्व करना था, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड सम था बिकॉज डायरेक्टली फॉर्मूला है, एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे पहले जो ये सब टर्म है इसको बाहर निकाल लो। ओके, अब बचे क्या रहे पावर्स। पावर देखो ऊपर 31 है, नीचे क्या हो जाएगा -28 -38 प्लस 15 तो यहाँ से हो जाएगा 28 और ये 15 43 53 63 73 और हो जाएगा 81। और ऊपर बहुत लंबा पावर आ रहा है यहाँ पर नीचे। ओके, ये 28 है, यहाँ पर प्लस 28 दिया है, ये 28 है। तो 28 -38 हो जाएगा -10 और -15 हो जाएगा -25 और -25 के ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा -6। ओके, -25 -31 प्लस 25 हो जाएगा -6। समझ पड़ा। देखो 28 और -15 हो जाएगा 28 -38 -10 हो जाएगा, -10 -15 -25 और ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा +25, इसके साथ हो जाएगा -6। ओके, अब देखो यहाँ पर ये सब वैल्यूज़ बची हैं, तो यहाँ पर हमको अप्रॉक्सीमेट ही आंसर फाइंड करना है। यहाँ पर आ रहा है 10⁻⁻6। तो देखो यहाँ पर ये 1.6, तो इसको डायरेक्टली इसको 6 से कैंसिल कर सकता हूँ बिकॉज 16 6 होता है 96। तो यहाँ पर उसके कुछ आसपास है तो कैंसिल कर दिया मैंने। और देखो क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर इसको 4 से कैंसिल कर सकता हूँ, 6 4 24, वो अप्रॉक्सीमेटली कर रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पर 8.5 1.6 और 4, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा 6 पॉइंट। ये देखो इसको अगर 9 ले लूँ मैं, 9 ले लूँ, इसको 1.5 ले लूँ और इसको 4 ले लूँ तो 6 9 से 54 1/54 आ रहा है और नीचे आ रहा है 10⁻⁻6। मीन्स इसका जो वैल्यू है जो है अप्रॉक्सीमेटली इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1/54 मीन्स कुछ 0.0 कुछ करके आएगा, 0.0 और कोई वैल्यू आएगा यहाँ पर। ठीक है, 0.0 और कोई वैल्यू आएगा मीन्स समझ लो ऐसा कुछ, समझ लो कोई भी वैल्यू आया समझ लो ऐसा, तो 0.0 और कोई वैल्यू तो मीन्स हो जाएगा वो जो वैल्यू आया वो और इंटू 10⁻², क्योंकि मैंने इसको पावर के आगे कर लिया, और हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आ रहा है 10⁻⁸। अच्छा, यहाँ पर समझे मैंने क्या किया, तो यहाँ पर इसको समझो जो भी आंसर है, समझो इसका जो भी आंसर है, समझ लो 0.03 है एग्जाम्पल, और यहाँ पर आ रहा है 10⁻6 बचा है। ओके, तो यहाँ पर सपोज मैं 3 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ और इसको हो जाएगा 10⁻6। तो यहाँ पर आ रहा है 3 इंटू 10⁻8। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आंसर मैंने सिर्फ वैल्यू रखा है उसका, जो कि आ रहा है 10⁻8 का। तो इस तरह से कुछ इसका आंसर आता है 10⁻8 का। तो इस तरह से आप अप्रॉक्सीमेशन निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻8। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा दिया है, क्या दिया है, सपोज द ड्रिफ्ट, ग्राफिकल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पहले इसको पॉज करके ट्राई कर लो। सपोज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ मटेरियल वेरिड विथ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरह से कुछ वेरी कर रही है √E की तरह। सब क्वेश्चन जो है जे मीन्स के ही हैं। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जे मीन्स जे एडवांस के। VD is directly proportional to √E. The VI graph for a wire made of such material is given by। अगर ये रिलेशन सही है, अगर बोल रहे हैं इन लोग कि अगर ये रिलेशन सही है तो VI ग्राफ कैसा होगा, तो समझो यहाँ पर। तो VD is directly proportional to E, मतलब हमको मतलब फॉर्मूला हमको लाना है V और I के टर्म में। तो V और I के टर्म में किस तरह से लाऊंगा, देखो हमको फॉर्मूला पता है I = हो जाएगा VD ENA, ये फॉर्मूला हमको पता है। तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जिस तरह से VD वेरी करेगा उस तरह से I वेरी करेगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से I लिख सकता हूँ। और दूसरी बात, अंदर हो जाएगा इसके अंदर हो जाएगा V/L,
इसको मैं आई अपॉन ई एन ए लिख सकता हूँ और अंदर हो जाएगा वी बाई एल। तो देखो अब आई और वी का रिलेशन किस तरह से आ रहा है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी, मीन्स आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, अब बताओ कौन सा ग्राफ सही होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से। अच्छा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पैराबोला का। पैराबोला का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए कौन सा ग्राफ होता है, इसके लिए कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 1, x इक्वल टू देखो x इक्वल टू 1 रखूँगा तो x इक्वल टू 1 रखा तो y की वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 2 रखा तो y की वैल्यू 4 आता है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर v इक्वल टू आई स्क्वायर आ रहा है, इस तरह से ग्राफ। तो हमारा कौन सा ग्राफ सही होगा इसके अंदर, v इक्वल टू आई स्क्वायर। अच्छा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, v अपना y के टर्म में है। अगर इस तरह से ग्राफ हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, अपवर्ड पैराबोला, जिसको हम स्माइलिंग बोलते हैं। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। कैसे, देखो अब x इक्वल टू 1 रखे तो y इक्वल टू 1 आ रहा है, x इक्वल टू 2 रखा तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 रखा तो y इक्वल टू 9 आ रहा है। तो वैल्यू इस तरह से बढ़ते जा रही है, समझे। तो इस तरह से इसका ग्राफ आता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो ऑप्शन सी जो है वो मैच कर जा रहा है इस फॉर्मूले के हिसाब से। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो ऑप्शन सी है वो मैच कर रहा है। अगर उल्टा होता तो, अगर i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता ना, तब ऑप्शन बी मैच कर जाता। क्योंकि देखो ये जो है, ये हमारा जो है ये x कोऑर्डिनेट है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, ये y है और ये x है। तो y पर v है, तो समझ लो इस तरह से लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ होता है। लेकिन अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया होता तब ये ग्राफ बनता, ठीक है। तो ये से पैराबोला के ये फॉर्मूला भी आप, ये ग्राफ आप नोट कर लो, एक बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली आते हैं ये ग्राफ। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वाई जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह से कुछ फॉर्मूला बन रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं, डायरेक्टली सब उसको एक साथ ले रहे हैं हम। ओके, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्या दिया है, अ स्टैटिक करंट फ्लोस इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द क्वांटिटीज विच आर कांस्टेंट अलोंग द लेंथ। बोल रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन कुछ चेंज कर रहा है इस तरह से, मीन्स जो क्रॉस सेक्शन है वो रैंडम है, कुछ वेरिएबल है क्रॉस सेक्शन। तो कौन से क्वांटिटी इसके अंदर कांस्टेंट रहते हैं। तो मैं आपको करंट के सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि करंट जो होता है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। करंट जो होता है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता। करंट जो होता है नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम, वो जो है करंट सब। मैंने आपको पाइप का एग्जांपल दिया था कि पाइप का अगर आप एरिया कम कर दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज जो रहेंगे, मतलब जितना पानी निकल रहा है पानी तो उतना ही निकलेगा। जैसे समझो आप पानी का पाइप लिए हो, आप पानी निकल रहा है, उसका थोड़ा जो है ढक्कन ऊपर से बंद करोगे तो पानी का फ्लो और तेज़ हो जाएगा ना वहाँ पर, वैसे उसको थोड़ा सा दबाओगे ऐसे तो, पर एरिया कम कर दिया लेकिन जो पानी टोटल निकल रहा है वो तो सेम ही है, बस ये है कि उसका स्पीड बढ़ जाता है। उस तरह से करंट जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। आई इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इसके अंदर जो है करंट तो कांस्टेंट है। दूसरी बात ड्रिफ्ट स्पीड, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट नहीं है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट नहीं है तो ड्रिफ्ट स्पीड चेंज कर जाती है। यहाँ पर स्पीड कम रहेगी और यहाँ पर स्पीड ज़्यादा रहेगी। वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं ना, a1v1 इक्वल टू a2v2, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि यहाँ पर एरिया कम है स्पीड ज़्यादा, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब दूसरी बात करंट की बात करते हैं, करंट तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल हो जाएगी, लेंथ के साथ चेंज करेगी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेंथ के साथ चेंज करेगी। या तो फॉर्मूला से देख सकते हो आप कि वी होता है फॉर्मूला E/m इंटू टाउ एवरेज। यहाँ पर अगर वी चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंज तो करेगा ही। ओके,
ओके, और दूसरी बात क्या है, और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड बात कर ली हमने, तो यहाँ पर सिर्फ जो करंट होता है वही कांस्टेंट रहता है, बाकी सब चेंज करता है एरिया के साथ। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ डी होगा, सिर्फ डी। करंट ही कांस्टेंट, बिकॉज ड्रिफ्ट भी वेलोसिटी भी चेंज करता है और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करता है। तो हमारा जो आंसर करेक्ट होगा करंट ओनली। ये जो है IIT JEE 1997 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन दिया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्या दिया, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पहला स्टेटमेंट सही कह रहा है कि सेमीकंडक्टर हमने बताया था, सेमीकंडक्टर का केस क्या बताया था, सेमीकंडक्टर में ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। अगर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करूं तो जो है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी जो है डिक्रीज़ करती है सेमीकंडक्टर में। मैंने इसका आपको एग्जांपल बताया था क्यों डिक्रीज़ करती है, क्योंकि उसके अंदर के जो है मैंने बताया था कि जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m/n² टाउ, वो n और टाउ पे डिपेंड करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर n जो है डोमिनेट कर जाता है। अगर n जो है डोमिनेट कर जाता है, इसलिए टाउ के फैक्टर को ओवरटेक कर जाता है, बिकॉज उसके अंदर बॉन्ड जो है टूटने लगते हैं। बॉन्ड्स टूटते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसलिए जो रेजिस्टिविटी जो है ये बढ़ गया, इसलिए रेजिस्टिविटी जो है डिक्रीज करती थी। ओके, तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ओके पहला तो ट्रू है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, इन अ कंडक्टिंग सॉलिड द रेट ऑफ कोल्यूशन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो बात भी सही है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे कोल्यूशन बढ़ जाता है, वो बात तो सही है। लेकिन क्या उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो क्या जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट में कंडक्टर की बात की है, कंडक्टिंग सॉलिड। तो उन लोग बात तो सही कर रहे हैं कि जो कोलिजन है वो इंक्रीज कर जाता है, बात तो उन लोग सही कर रहे हैं कि जो है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन का रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन क्या उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं। सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है और इसलिए जो है उसका जो है रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों करेक्ट तो हैं, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रीज़न क्या देना चाहिए था उन लोग को, रीज़न ऐसा देना चाहिए था कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के पैर जो है ब्रेक होते हैं, इसलिए जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, इसलिए जो है उनका रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है, ये रीज़न होना चाहिए था। तो दोनों करेक्ट तो है, मीन्स अपना जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ वाई एंड जेड आर ट्रू। डी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन में क्या दिया है, वाई इज ट्रू एंड जेड इज करेक्ट रीजन ऑफ वाई, ये ऑप्शन गलत है। दोनों सही तो हैं लेकिन जेड जो है इसका करेक्ट रीजन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, बोथ वाई एंड जेड आर ट्रू। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में पड़ा होगा। तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पहले पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। हम उसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी इज 1.5 वोल्ट। तो बैटरी का ईएमएफ हमको V दिया है 1.5 वोल्ट, ओके। और दिया है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 1.5 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है हमको 1.5 ओम। करंट दिया है हमको 5 एम्पियर। उसके बाद कॉपर कंडक्टर ऑफ रेजिस्टिविटी हमको दिया है 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। और क्या दिया है, इफ़ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 5 mm, हमको आर की वैल्यू दी है 5 mm, मीन्स हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर। फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दिए हैं जो कि है 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, पूछा है मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। अच्छा, जो मोबिलिटी ऑफ चार्जेस होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बस देख लो यहाँ पर। जो मोबिलिटी ऑफ चार्जेस होता है, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं, इसका फॉर्मूला आप नोट कर लो एक बार। इसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला नोट कर लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका तो मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो तो होता है मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर मोबिलिटी ऑफ चार्जेस पूछा है, मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो दिया है, अब हमारा मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको एक फॉर्मूला पता होता है, E इक्वल टू रो जे, ये फॉर्मूला भी हमको पता होता है, तो इसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो E इक्वल टू ओके, E तो हमको फाइंड करना है, रो दिया है हमको, ठीक है, तो रो को चेंज नहीं करेंगे और जे को लिख दूंगा मैं I/A, जे को मैंने क्या लिख दिया, I/A, ठीक है। उसके बाद I को मैं लिख सकता हूँ VDENA, तो I को यहाँ लिख दूंगा, हो जाएगा VDEN, और A तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, A और A कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, रो इंटू VD इंटू E इंटू N। अब ये सारे टर्म्स हमको दिए हैं, देखो रो भी हमारे पास और VD हमारे पास है, ओके, रेडियस भी हमारे पास है, करंट भी हमारे पास है। अच्छा, करंट हमको दिया था, यहाँ पर करंट हमको दिया था, तो हमको वो फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके 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 ओके, यहाँ पर हमको वो है, देखो करंट की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला का कन्वर्जन नहीं करेंगे हम। ये फॉर्मूला कन्वर्जन क्यों करें, हमको करंट की वैल्यू डायरेक्टली दी है। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी रो क्या दिया है हमको, 1.7 इंटू 10⁻⁸। और करंट की वैल्यू हमको डायरेक्टली दिया है यहाँ पर 5, तो करंट दिया था तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और एरिया क्या दिया है यहाँ पर, कॉपर कंडक्टर है, एरिया हो जाएगा πr², एरिया हो जाएगा πr², r क्या है 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया की वैल्यू पुट करो, पाई नीचे आ जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो VD अपॉन E करना है, मतलब इसको E से डिवाइड करना है। VD अपॉन E करता हूँ मैं, यही होता है मोबिलिटी, तो हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻³ ये VD दिया है हमको। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, 1.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू 5 इंटू ये नीचे अलग है, ऊपर हो जाएगा पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पर जो टर्म्स आ रहे हैं उसको अलग कर लेते हैं हम। तो पहले देखो कौन से टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये 7 देखो हो जाएगा 13 और 13 और 8 हो जाएगा -5, ऊपर आ रहा है -5। ओके, 1.1 इंटू 10⁻⁷ -3 है। ओके, यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर -9 हो जाएगा, +8 यहाँ पर हो जाएगा -1। ओके, -1। और जो वैल्यूज़ बची हैं यहाँ पर कौन सी बची हैं, देखो 1.1, देखो 1.72 से होता है पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो 1.7 के 2 से डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं इसको, और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर बच क्या रहा है मेरा, बच रहा है 1.1 इंटू 2 5 ज़ा 10, मतलब 1.1 इंटू 10, और पावर्स को हमने लिख ही लिया है। तो देखो ये 10 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये 10⁻1 -1 0 हो जाएगा ना। तो मेरा आंसर आ रहा है 1.1 कुछ, मीन्स हमारा जो सबसे क्लोज आंसर है वो है 1.0 मीटर स्क्वायर अपॉन 20 सेकेंड। अच्छा, आपको अगर मोबिलिटी ऑफ चार्जेस का फॉर्मूला नहीं पता होता ना, तो भी आप शायद ऑप्शन से इसको गेस कर सकते थे। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो इससे आप मीटर अपॉन वोल्ट सेकेंड ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली मतलब गेस कर सकते थे अगर नहीं पता हो तो बाय चांस। तो उससे इसको सॉल्व करना था। 1.1 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर मीन्स डी जो ऑप्शन है 1.0 वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, कंसिडर 4 कंडक्टिंग मटेरियल्स। अच्छा ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, लेकिन पता नहीं बच्चे इसमें क्यों कंफ्यूज होते हैं, उसका रीज़न बताता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर 4 कंडक्टिंग मटेरियल्स कॉपर, टंगस्टन, मर्क्यूरी एंड एल्यूमिनियम। द रेजिस्टिविटी इज रोसी, रोटी, रो एम एंड रो ए। देन यहाँ पर देखो डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर बच्चे इसमें इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है कि हमने पढ़ा है फॉर्मूला, हमने क्या पढ़ा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मेटल्स के अंदर जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है। ये मेटल्स के अंदर बात कर रहा हूँ। और सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ कर दी है। और एलॉयज़ में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टिविटी जो है अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब बोलते हैं मेटल, तो मेटल जो होगा उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ऐसा उन लोग गैस करते हैं। मतलब उन लोग कहते हैं कि ऑप्शन ए जो है उनके हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, उनके हिसाब से, लेकिन वो सबसे गलत आंसर है। सबसे गलत आंसर क्यों है? सबसे पहली बात इसके अंदर टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं की है। सबसे पहली बात, इसमें टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं की है, और इसमें इंक्रीज डिक्रीज़ की भी कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यू पूछा है हमको। समझो आप क्या बोला, रेजिस्टिविटी। सोचो कॉपर जो है वो मेटल होता है। कॉपर क्या होता है, मेटल। कॉपर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए तो हम उसको यूज़ करते हैं, मतलब अपने वायर्स के अंदर। क्यों? वो करंट जल्दी कंडक्ट करता है, तो कॉपर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी तो कॉपर की सबसे कम होगी अमॉन्ग दिस मेटल्स। एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, टंगस्टन, कॉपर की तो सबसे कम होगी। कॉपर क्या है, एक मेटल है, तो मेटल जो होता है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कॉपर की कंडक्टिविटी सबसे कम होती है। एनसीईआरटी की वैल्यूज़ के हिसाब से जाएं, देखो एल्यूमिनियम जो है वो भी मेटल है, लेकिन कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए कॉपर की रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम से कम होगी। मीन्स कॉपर जो है सबसे लास्ट में आएगा। कॉपर जो है सबसे लास्ट में आएगा। उससे ज़्यादा होगी रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी से कम होती है, तो उससे ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी होगी, और उससे ज़्यादा होगी रेजिस्टिविटी मर्क्यूरी की। ठीक है, ये टेबल एनसीईआरटी के टेबल में भी दिया होता है ये, इसको आप वहाँ से भी रिफ़र कर सकते हैं हम। तो इसका आंसर जो होता है वो आई थिंक सो इसका ऑप्शन होता है वो बी ऑप्शन जो है वो मैच कर गया, बी फॉर बॉम्बे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पर मेटल जो होते हैं ना उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की बात नहीं की है। टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो वो दूसरा केस हो जाता है, उसका क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको ही करते हैं, चलो। लेकिन इसमें वो बात नहीं की थी, इसमें सिर्फ डायरेक्टली हमको वैल्यूज़ पूछा था कि किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। कॉपर जो है मेटल है, तो इसकी रेजिस्टिविटी जो है कम होगी। अच्छा, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है? और जो होती है उसकी सिल्वर का कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और रेजिस्टिविटी सबसे कम, क्योंकि सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है, मानते हैं ऐसा। ये एनसीईआरटी के टेबल में भी दिया होता है। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टेम्परेचर वाला कर लेते हैं, बिकॉज वो टेम्परेचर वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो वो ठीक है, वो क्वेश्चन लेते हैं हम। ओके, ये रहा क्वेश्चन क्या दिया है, अ पीस ऑफ कॉपर। अच्छा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, अ पीस ऑफ कॉपर एंड अंदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन। क्या बोला? कॉपर और जर्मेनियम है हमारे पास। क्या है? कॉपर और जर्मेनियम। अच्छा, आपको पता है कॉपर क्या है? कॉपर है मेटल, जो कि है कंडक्टर। जर्मेनियम होता है सेमीकंडक्टर। तो कॉपर के केस में क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन ने बोला है कि कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड बोला है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं इस बार। तो इसमें अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे
तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। और इसमें अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। उल्टा केस होगा कि नहीं। सोचो, हम इंक्रीज कर रहे तो ये कहानी थी, अगर डिक्रीज करेंगे तो ये कहानी होगी कि नहीं। मतलब कॉपर के केस में हमारी रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की सेम ही कहानी है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीज करेगा, कॉपर का रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि उसका भी कहानी सेम होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है सेम फार्मूला होता है अप्रॉक्स, मतलब वैल्यूज़ को ना देखें तो। और रेजिस्टिविटी जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर कूलिंग किया था, यहाँ पर क्या किया, उसको रूम टेम्परेचर से उसको 80 केल्विन उसको कूल किया है। क्वेश्चन ने बोला है कूल किया है, हीट नहीं किया है। क्या किया है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया है। तो कहानी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर अपना डी ऑप्शन जो है कॉपर का डिक्रीज करेगा और जर्मेनियम का इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन पूछा था, बच्चे को कंफ्यूज करने दिया था। बिकॉज सब लोग लेक्चर में हीटिंग वाला पढ़ते हैं तो हीटिंग वाला उनको याद रहता है, लेकिन क्वेश्चन में कूलिंग वर्ड दिया था। ये जो कूलिंग वर्ड था यही हमारा मेन वो टैग वर्ड था, वो आपको ध्यान रखना है। तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक तो कैमरा चालू ही होगा, हाँ ओके, कैमरा ऑन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई कर लो। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन एक्सपेरिमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे रेजिस्टेंस को टेम्परेचर के साथ प्लॉट किया गया है। यहाँ पर दिया है ln(r) और यहाँ पर दिया है 1/t²। ओके, प्लॉट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज शोन इन द फिगर, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब हमको डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर। अच्छा, पहली बात तो ये क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर देखो ऑप्शंस के अंदर T0 वर्ड भी है, R0 भी है। यहाँ पर T0 R0 ऐसा कुछ तो यहाँ पर दिया ही नहीं है। मीन्स कांस्टेंट के बारे में हमको कोई जानकारी दी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो किस तरह से प्रोसीड करेंगे, हम इसका स्लोप लिखने की कोशिश करते हैं या इसका इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = mx + c। तो y की जगह पर क्या है ln(r), तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ln(r). m क्या है, स्लोप। सपोज इसका स्लोप हमको नहीं पता, उसको मैं मान लेता हूँ m, चलो m ही मानता हूँ, m उसका स्लोप है। और x क्या होता है, x कोऑर्डिनेट जो कि है 1/t²। और ये स्लोप डिक्रीजिंग है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा। प्लस c क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये y इंटरसेप्ट ये वाला। लेकिन सपोज इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, तो उसको मैं एक कांस्टेंट k बोल देता हूँ। एक कांस्टेंट k मैंने ऐसा मान लिया k। अच्छा, यहाँ पर जो k कांस्टेंट है ना, इसको मैं लॉग के टर्म में भी लिख सकता हूँ। बिकॉज कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि नंबर के टर्म में कांस्टेंट लिखें। हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम ln k भी लिख सकते हैं। ln k ये क्यों लिखें, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकें। आप समझ रहे हो, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कोई लॉग के फॉर्म में भी हो सकता है, उसका भी तो कोई नंबर ही आता है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा ln(r) - ln k = हो जाएगा -m/t²। तो यहाँ पर हो जाएगा ln(r/k) = हो जाएगा -m/t²। तो यहाँ पर से r/k = e−m/t²। तो यहाँ पर r = हो जाएगा k × e−m/t²। तो आप ध्यान से देखोगे, हमको यहाँ पर किसी भी ऑप्शन की यहाँ पर जानकारी नहीं थी। हमको यहाँ पर किसी भी ऑप्शन की जानकारी नहीं थी कि मतलब ऑप्शन में किस तरह से कांस्टेंट दिए हैं। तो यहाँ पर देखो t², यहाँ पर t² का डिनोमिनेटर में टर्म किसके अंदर आ रहा है, वेरिएबल देखो हमारा t है, t हमारा वेरिएबल है ना, तो किसके डिनोमिनेटर में आ रहा है, देखो यहाँ पर e⁻⁴ में। तो हमारा जो है वो जो है यहाँ पर सी ऑप्शन, जो देखो सी ऑप्शन के डिनोमिनेटर में t² आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर m है, उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप यहाँ पर उसका T0² होगा और k कांस्टेंट उसका R0। उससे हमको कोई मतलब ही नहीं, हमने यहाँ पर वेरिएबल मान लिया। हमने देखा कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म जो नहीं है वो कहाँ आ रहे हैं, देखो r ये रहा और t ये रहा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में t² ऊपर दिया है,
तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको वेरिएबल खुद से अज्यूम करना था, क्योंकि क्वेश्चन में किसकी जानकारी दी नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, अच्छा लगा होगा। इसको रफ कर देते हैं अब। अच्छा, एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं, जे एडवांस का भी कर लेते हैं एक क्वेश्चन, रेजिस्टेंस के बेस पे है जे एडवांस का क्वेश्चन, लेकिन इजी क्वेश्चन है, आप उसको प्रोसीड कर सकते हो, खाली कैलकुलेशन बेस्ड है। ओके, हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आया था जे एडवांस 2015 में। हाँ, जे एडवांस 2015 में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन दिया है देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पहले इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। तो हम इसको सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। इन अ एल्यूमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन अ स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड एंड फिल्ड विथ आयरन। क्या बोला है यहाँ पर, एल्यूमिनियम का बार था, उसके अंदर हमको एक स्क्वायर होल ड्रिल किया है, यहाँ पर डायग्राम में कोई बात नहीं, डायग्राम मिस्टेक हो तो उसको कंसिडर कर लेना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ओके, ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फिगर दिया गया है। इसके अंदर जो है थोड़े से पार्ट में आयरन को ड्रिल कर दिया है, इसके अंदर थोड़े से पार्ट में क्या ड्रिल कर दिया है, आयरन। इतना पार्ट आयरन है और ऊपर का बाहर का जो है एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है और ये आयरन है। इसका ये लेंथ दिया है हमको 2 mm और ये हमको दिया है 7 mm, ये हमको दिया है 50 mm और ठीक है, इतना दिया है हमको। और क्या दिया है हमको, रेजिस्टिविटी दिया है, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम हमको दिया है 2.7 × 10⁻⁸ और रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन दिया है हमको 1.0 × 10⁻⁷। ओके, ये वैल्यूज हमको दी है। क्वेश्चन ने पूछा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस P एंड Q। अच्छा, ये P, सपोज ये P फेस है और ये Q फेस है, ये P और Q फेस के अंदर हमको ढूंढना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होगा देखो P और Q फेस का, ठीक है। तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहली बात देखो, ये P और Q पॉइंट हमको दिया है। अच्छा, आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि किसी सेम पोटेंशियल के अक्रॉस कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह की कहानी है, यहाँ पर आयरन भी है, यहाँ पर एल्यूमिनियम भी है। सपोज करो दोनों का पोटेंशियल सेम है, देखो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है। ऐसे होते तो सीरीज में होते, यहाँ पर एल्यूमिनियम होता, यहाँ पर आयरन होता, तो ये दोनों सीरीज में होते। लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम के अंदर ही कॉपर डाल दिया है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। और थोड़ा बहुत तो आपको, भले हमने अभी तक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरह का फॉर्मूला होता है। अब हमको R1 और R2 दोनों फाइंड करना है। R1 क्या है, R1 मान लेता हूँ मैं कि आयरन का है और R2 जो है वो एल्यूमिनियम का है, तो दोनों का रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A, तो रो ऑफ आयरन इंटू L अपॉन A। तो रो क्या दिया है, रो दिया है हमको आयरन का 1.0 × 10⁻⁷ और L लेंथ कितना दिया है, देखो लेंथ तो दोनों का सेम ही है 50 mm का, तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगा 50 × 10⁻³ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है, तो यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 10⁻⁶, तो ये इसका हो जाएगा एरिया। ओके,
इसका हो जाएगा एरिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है देखो, यहाँ पर -10 और +6 तो हो जाएगा -4, और नीचे क्या बच रहा है 50/4, 50/4। तो यहाँ पर 5/4 लिख देता हूँ मैं, 5/4 इंटू हो जाएगा 10⁻³ ओके। तो ये इसका आंसर आ रहा है। अब एल्यूमिनियम का देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का केस क्या होगा, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला दिया है हमको 2.7 रो का दिया है 2.7 × 10⁻8 L। लेंथ क्या दिया है, सेम इसका भी लेंथ वही होगा, लेंथ है 50 mm, तो 50 × 10⁻³ अपॉन एरिया। अच्छा, एल्यूमिनियम का एरिया क्या होगा, टोटल एरिया में से आयरन का एरिया माइनस कर दो तो वही हो जाएगा एल्यूमिनियम का एरिया। तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ ओके, टोटल एरिया में से जो है इसका एरिया माइनस कर दो, तो इसका एरिया कितना आ रहा है 7 × 7 हो जाएगा 49। तो यहाँ पर आ रहा है 49 और इसका आ रहा था 4, दोनों का मैंने माइनस कर दिया। ये समझा हमने। इसका देखो 7 × 7 49 हो जाएगा, इसका 2 × 2 4, दोनों को हमने माइनस कर दिया और 10⁻6 बाहर लिख दिया। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा देखो, 2.7 × 50/45, और इधर क्या आ रहा है 11 और 6 हो जाएगा -5, -11 + 6 हो जाएगा -5। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन कितना आ रहा है, अच्छा ये 0 यहाँ पर पुट कर दूँ तो हो जाएगा -4 हो गया। यहाँ पर 5 9s और 9 3s, यहाँ पर आ रहा है 0.3 × 10⁻⁴। अगर इसको -3 के टर्म में लिखूँ तो हो जाएगा 0.03 × 10⁻3। तो यहाँ पर दोनों को -3 के टर्म में ऐसे लिख दिया है मैंने। अब हमको फाइंड करना है R इक्वेलेंट। R इक्वेलेंट क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो ये दोनों वैल्यू आप नोट कर लो, ये और ये। अब हम उसके अंदर पुट करते हैं तो R इक्वेलेंट क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर ही पुट करता हूँ, दोनों वैल्यू आप नोट कर लो। तो आयरन का क्या है, आयरन का है 5/4 × 10⁻³ और एल्यूमिनियम का क्या है 0.03 × 10⁻3। अच्छा, इसको भी क्या मैं उसके टर्म में देखो, ऑप्शन जो है सारे ऑप्शन जो है देखो अपॉन फ्रैक्शन के टर्म में दिए हैं, किसी में डेसिमल पॉइंट वाला नहीं दिया है। तो इसको भी क्या करता हूँ मैं 3/100 कर लेता हूँ, 3/100 × 10⁻3 ओके। तो सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला के अंदर मैं पुट करता हूँ, फॉर्मूला के अंदर पुट करूँगा तो R इक्वेलेंट हो जाएगा R1 क्या है 5/4 इंटू ये हो जाएगा 3/100 और नीचे जो है उसका एडिशन होगा क्या होगा देखो 5/4 + 3/100 इंटू, अच्छा दोनों को मैंने 10⁻³ के टर्म में रखा है, इसलिए डायरेक्टली मैं उसको बाहर निकाल सकता हूँ। उसको अलग अलग रखते हैं तो फिर से उसको भी सॉल्व करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये -3 और -3 कैंसिल, और बच क्या रहा है देखो, ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 15/4 × 100 और इंटू 10⁻3, और नीचे देखो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 4 × 25 आ जाएगा, 25 5 125 + 3 128 अपॉन एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 ओके। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया देखो 25 4 से 100 होगा तो ऊपर 25 4 125 + 3 128 ओके। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल, तो बच क्या रहा है देखो, बच रहा है मेरा 15/4 × 128 ये बच रहा है इंटू 10⁻3। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ऑप्शन जो है 10 माइक्रो ओम में दिया है, मीन्स 10⁻6 के टर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो हमारा आंसर क्या है 15/4 × 128 इंटू आया मेरा 10⁻3। तो अगर मेरे को 10⁻6 में कन्वर्ट करना हो इसको तो यहाँ पर 3 0 लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻6। ये समझ पड़ा मैंने क्या किया,
यहाँ पर 3 0 एक्स्ट्रा डाल दिया और यहाँ पर -3 और बढ़ा दिया। ओके, तो देखो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा 4, यहाँ पर देखो 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20। तो यहाँ पर आ रहा है, इसको और कैंसिल करूँगा 2 से, बिकॉज सब ऑप्शन में 64 नीचे है। यहाँ पर 64 से हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1785 सॉरी 1875। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 1875 बाई 64 इंटू 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पर हो जाएगा 1875 बाई 64 माइक्रो ओम। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ बस पैरेलल कॉम्बिनेशन का था, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड सम था, बाकी कॉन्सेप्ट तो कुछ था ही नहीं। ये दोनों पैरेलल में हैं, डायरेक्टली हमको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, खाली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था इसको। तो यहाँ पर इसको फटाफट इस तरह से सॉल्व कर लेना था। हमने यहाँ पर सेम टर्म्स के अंदर रखा जिससे कि कैलकुलेशन हमारा ईजी हो जाए। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आता है 1875 बाई 64। तो होप करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द स्पेस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पर स्फीयर है हमारे पास और कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर है इस तरह से, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर है, उनके बीच में यहाँ पर मटेरियल फील्ड कर दिया है। इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस है बी, और इनके बीच में जो ये सरफेस है ना, ये वाला, इसके हमने एक मटेरियल फील्ड कर दिया है जिसका रेजिस्टिविटी जो है वो रो है। ओके, रेजिस्टिविटी क्या है, रो। द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। अब ये दो स्फीयर के बीच में हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू होता है रो L बाई ए। तो यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो रेजिस्टिविटी जो है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज करेगा। यहाँ पर ये लेंथ आएगा तो कोई अलग रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पर कोई अलग रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पर कोई अलग। तो यहाँ पर हमको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, आपने बहुत से क्वेश्चन में देखा होगा। यहाँ पर हम एक लेंगे, स्फीयर ले लेंगे। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, देखो इसको इस तरह से यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर x डिस्टेंस दूर एक dx विड्थ का हम एक स्फीयर ले लेंगे और इसके अंदर रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और टोटल फाइंड करना होगा तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर स्फीयर, तो ये स्फीयर का देखो, इसका जो विड्थ है वो dx है, मीन्स लेंथ जो है वो dx है, और यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर। रेडियस कितना है x। तो यहाँ पर अगर हम dr रेजिस्टेंस लिखें, dr इक्वल टू रो, L कितना है मेरा, L यहाँ पर सिर्फ इस स्फीयर की बात कर रहा हूँ, इसमें L हो जाएगा मेरा dx अपॉन एरिया कितना हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेता हूँ, रो अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट्स, रेजिस्टिविटी हमको देखो, हमको क्या रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और रेजिस्टिविटी मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है, मटेरियल सिर्फ इसके स्पेस के बीच में यहाँ पर ही प्रेजेंट है। तो इंटीग्रेट ए से लेके बी तक करेंगे हम, ए से लेके बी तक। अगर पूरे में प्रेजेंट होता तो 0 से लेके बी तक करते, लेकिन इतने में ही प्रेजेंट है तो ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर रो अपॉन पाई हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस, और ए से लेके बी तक तो हो जाएगा रो बाई पाई हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस ऑफ 1 अपॉन बी। तो देख सकते हो अपना जो ऑप्शन है वो रो अपॉन पाई। ओके, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं की है हमने। स्पेस बिटवीन इज फिल्ड विद मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, तो रो अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। ओके,
इसका एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया। अच्छा स्फीयर है, ओके, यहाँ पर स्फीयर, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर स्फीयर है तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4/x²। सर्कल थोड़ी है, स्फीयर है यहाँ पर, तो एरिया हो जाएगा 4/x²। तो यहाँ पर 4 टर्म हमारा मिसिंग हो रहा। तो यहाँ पर देखो अपना ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ρ/4/1/a माइनस ऑफ 1/b। अपना जो है बी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए, ऑलमोस्ट हमने 10 to 12 या 13 क्वेश्चन ऐसे कुछ किए होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो होप करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, और आपने अगर लेक्चर्स पिछले वाले अटेंड किए होंगे तो होप करता हूँ आपने सारे क्वेश्चंस या जितना भी आपका आया है आपने सॉल्व किए होंगे। तो आपको जो जो मार्क्स आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, ठीक है। और होप करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग पढ़ाई करते रहो और भी क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस ईयर के दूसरे बुक्स में, SC वर्मा बुक में और भी बहुत सारे बुक्स हैं जिसके अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप लोग पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।